के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जनसभा में हंगामा। जनसभा हो रही थी संगम बिहार विधानसभा वार्ड 169 में। वहीं जनता की तरफ से एक व्यक्ति ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछे 3 सवाल। वहीं उप मुख्यमंत्री सवालों को दबाते हुए दिखे और जवाबों को गोलमोल तरीके से देते हुए दिखे। हंगामा होते ही जनसभा को छोड़कर चलते बने। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज, संगम बिहार, दक्षिणी दिल्ली। सुनाओ, मुझे लगा मेरी बात पूरी होने दोगे, उसके बाद सुनाओगे। 2 घंटे से वेट कर रहा हूं सर। हाँ जी बोलो। आपसे सिर्फ 3 प्रश्न करना चाहता हूं। हाँ जी बोलिए। सर, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आपने जो भी कार्य करे बहुत अच्छे करे। अच्छे किए ना, ताली बजा दो एक बार केजरीवाल जी के लिए। केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए, भाई साहब बता रहे हैं। काम किए ना, अच्छे काम किए, अच्छे काम किए, भाई साहब भी बता रहे हैं। तो अब केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल की सरकार अब आप शोर मचा रहे, बोल थोड़े हो। आप मेरी बात सुनो सर। बोलो बोलो तो सही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड 169 से मैं यहाँ का मतदाता हूँ। पिछले 10 साल से हम आपको वोट कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार जी को जिताने में भी हमने योगदान दिया है। विधानसभा उपाध्यक्ष पद भी मेरा यहाँ से है। लेकिन मेरे सर, पहला प्रश्न, 169 वार्ड से क्या हमारी महिलाएं कार्यकर्ता की महिलाएं कार्यकर्ताओं में टिकट की प्रॉब्लम है इनकी, भाई कोई बात नहीं। देखो टिकट की प्रॉब्लम तो रहती है। सर, एक और प्रॉब्लम आप जवाब दीजिए। पहले कि महिला में से कोई कार्यकर्ता नहीं थी। जितेंद्र कुमार जी की वाइफ को मेरा जवाब नहीं है भाई, लोगों का जवाब है। देखो अब जनता खुद जवाब दे रही है, मैं क्या बताऊंगा। अब जिसने काम किया है जनता उसको अगर विधायक पार्षद बनाती है तो फिर इसमें क्या है। जी अपना परिचय दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमामुद्दीन सैफी, संगम बिहार विधानसभा से दक्षिणी दिल्ली। आज मेरे वार्ड 169 में, जो कि यहाँ पर पुराने आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद थे जितेंद्र कुमार जीतू, इस बार उनकी वाइफ को यहाँ से निगम के चुनाव के लिए टिकट दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनकी आज जनसभा थी हमारे हीरा पब्लिक स्कूल के पास। मुझे पता चला, चूँकि मैं इसी वार्ड का स्थानीय निवासी हूँ और आम आदमी पार्टी से पहले मैं विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, और एक आम नागरिक होने के नाते मैंने दिनेश मोहनिया जी के 2 बार चुनाव में उनको वोट दिया है। और आज मुझे पता चला कि यहाँ पर एक जनसभा रखी गई है जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं। तो मैं भी वहाँ पर एक आम नागरिक के तौर पर, आम जनता के तौर पर मैं वहाँ गया था उनके भाषणों को सुनने के लिए, या वो किस तरीके से आने वाले समय में वो क्या क्या कार्य करेंगे अपने वार्ड के लिए, वो सारी जानकारी प्राप्त करने के मकसद से मैं गया था। जैसे आम लोग वहाँ और भी गए हुए तो उसी प्रकार। तो जब मुख्यमंत्री साहब आए तो मेरा मन किया कि कुछ 2-3 चीज़ें थी जो वार्ड के अंदर सही नहीं चल रही हैं और सही नहीं हुए जनता हित के योग्य में। तो मैंने सोचा कि छोटे स्तरीय नेता को मैंने कंप्लेंट कई दफ़ा करने की कोशिश करी, उन्होंने नज़रअंदाज की। तो इसलिए मैंने सोचा कि बड़े स्तर के नेता आज आए हुए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, तो मैं आज उनके सामने अपनी इन 3 बातों को जरूर रखूंगा बड़ी निरमता और संयम के साथ। तो वहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर थे। मनीष सिसोदिया जी आए, उन्होंने अपनी स्पीच दी। उनकी स्पीच ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने को थी, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ और मैंने खड़े होकर के उनसे अपने 3 क्वेश्चनों पर बात करने की कोशिश करी, बड़ी निरमता के साथ और बड़ी सहनशीलता के साथ। लेकिन उन्होंने मेरी उन बातों को सुनना ज़रूरी नहीं समझा। सवाल बता दो तीनों। सवाल मेरे ये थे जो मैं उनसे करने वाला था। सबसे पहला मेरा सवाल था कि आम आदमी पार्टी जब आई थी सत्ता के अंदर तो आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे और हमें उन तमाम पार्टियों का विरोध करना है जो परिवारवाद करती हैं।
तो मेरा सवाल पहला उनसे आज यही था कि आपकी पार्टी के अंदर आपके लोग परिवारवाद कर रहे हैं, आपने क्यों किया? क्या आपको 169 वार्ड से जितेंद्र कुमार जीतू की वाइफ को ही टिकट क्यों दिया गया? क्या महिला विंग कार्यकर्ताएं जो इतने सालों से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही हैं वार्ड के अंदर, उनमें से ही किसी को उम्मीदवार नियुक्त क्यों नहीं किया गया? यह मेरा सवाल था। उन्होंने पूरा सुनना उचित नहीं समझा। दूसरा मेरा सवाल यह था कि इस वार्ड के अंदर तमाम सरकारी बोर जो पहले से चल रहे हैं वो, और जो अभी नए हुए हैं वो तमाम सरकारी बोर हैं। उन सरकारी बोरों को सरकार कराती है जनता के पैसे से, जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। जनता का पैसा ही सत्ताधारी सरकार के पास जाता है, उनके खजाने में, उन्हीं पैसे से ये बोर किए जाते हैं सरकारी, जो कि मेरे हिसाब से वार्ड के अंदर जनता के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। उसकी मुख्य वजह ये थी, मैं ये बताना चाह रहा था कि इन बोरों को लेकर के आए दिन हमारे क्षेत्र के अंदर, आए दिन हमारे वार्ड के अंदर गोलियां चलती हैं, लाठी डंडे चलते हैं, झगड़े होते हैं, लोगों के सर फटते हैं। जो बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ, अखलाक के साथ जो लोग अपने मोहल्ले में रहते हैं, जब वहां पर कोई नया बोरवेल होता है तो वहां पर यह सबसे बड़ी झगड़े की फसाद के रूप में बोरवेल साबित होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि लोग इसको अवैध वसूली का जरिया बना चुके हैं, क्योंकि इस एक बोर होने से, एक बोर पर कम से कम 300 कनेक्शन होते हैं और प्रति माह 100 रुपये और प्रति घंटा कई जगह 200 रुपये भी वसूला जा रहा है बोरों से। मैं ये कहना चाहता था माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से कि आप आज यहां ये औपचारिक घोषणा करके जाइए कि वे जितने भी आपके वार्ड के अंदर बोर है, वो तमाम बोर जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने को दिए जाए, उनसे कोई भी अवैध वसूली ना की जाए। आपको मैं बता दूं, एक बोर पे कम से कम 3 कनेक्शन होते हैं, 100 रुपये इंटू 300 एप्रोक्स, तो 30,000 रुपये महीना होता है, जिसमें कि बीएससी का बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। मोटर खराब होती है, उसको दिल्ली जल बोर्ड ठीक करा के देता है, और कुछ नुकसान उसमें होता है वो भी सारा दिल्ली सरकार करा के देती है, जो भी सत्ताधारी रहेगी। सरकार भी अगर करा के देती है तो जनता के पैसे से ही कराती है। तो जब सारा खर्चा सरकार करती है तो फिर ये 30,000 रुपये की महीने की अवैध वसूली क्यों की जा रही है जनता से? मैं ये कहना चाहता था कि अगर बोर कोई चलाता है, चालक जो गेट वाल खोलता है और बंद करता है, उसकी अगर तनख्वाह रखी जाती है 10,000 रुपये, 8 से 10,000 रुपये मिनिमम तनख्वाह है किसी भी बोर पे, ठीक है, तो वो 10,000 डिवाइड करना चाहिए 300 कनेक्शन से। 27 रुपये महीना पड़ेगा, 20 रुपये महीना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेशन बताती है उतना पैसा ही पब्लिक से हर महीने लिया जाए, सिर्फ उस बंदे की सैलरी क्या, जिससे कि उसके घर का पालन पोषण हो सके, जो पानी खोलता है और चलाता है। लेकिन सर इस पे अवैध वसूली हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोरों पर ही झगड़े फसाद क्यों होते सर? मैं आपको बता दूं, जो निगम पार्षद पिछले वार्ड से हैं, रवि यादव जी, उर्मिला यादव जी, उनके वार्ड में कई दफा झगड़े हो चुके हैं बोर को लेकर के। जितेंद्र कुमार जीतू 169 वार्ड के अंदर ही पिछली साल 16 नंबर में झगड़ा हो चुका है उनके साथ बोर को लेकर के। आखिर बोर के होने पर ही झगड़े क्यों होते, मैं जानना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि संगम बिहार के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन सरकारी बोरों से ही हो रहा है? मैं ये बात बताना चाहता था मनीष सिसोदिया जी को, सर इस पे गौर कीजिए और आज यहां औपचारिक घोषणा करके जाइए कि अगर दोबारा से आपका निगम पार्षद चुन के आता है तो अपने वार्ड के अंदर तमाम बोरों को फ्री चलवाएगा, बिल्कुल फ्री। तीसरा सवाल मेरा एक और था सर, वो सवाल करने नहीं दिया। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो वायरल हो रखी है, किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता थे, कर कमले थे, उन्होंने मेरे साथ अपमानजनक बातें करी हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी मेरी अपमान करने की पूरी कोशिश करी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं बनता? मैं एक मतदाता हूं। आप आते हो किसी जनसभा में, पब्लिक सर्दी हो या गर्मी 2-2, 3-3 घंटे बैठ के इंतजार करती है एक बड़े लीडर का, एक बड़े नेता का, ठीक है। मैंने भी आज वही किया था, बड़ी सभ्यता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ में मैं बैठा हुआ था। तमाम जितने भी पहले के नेता थे उनके तमाम के मैंने भाषण सुने, स्पीच सुनी, लेकिन मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था कि हमारे मुख्यमंत्री साहब आएंगे, मैं उनके सामने अपने दिल की बात कहूंगा, वो परेशानी बताऊंगा जिस परेशानी पे निचले स्तर के नेता गौर नहीं कर रहे। लेकिन निचले स्तर के नेताओं से ज्यादा अपमानजनक बात तो मुख्यमंत्री साहब ने करी है, उप मुख्यमंत्री साहब ने, जो कि दिल्ली के अंदर
और आउट ऑफ स्टेट अपने आप को ये दर्शाते हैं कि वो शिक्षा मंत्री हैं। क्या शिक्षा आपको यही सिखाती है कि आप किसी मतदाता का अपमान करो भरी सभा में? मैं कोई आपके ऊपर स्याही फेंकने नहीं गया था, मैं आपके साथ बदतमीजी से बात नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ आपसे गुजारिश करी थी, रिक्वेस्ट करी थी कि सर मैं आपसे अपने 3 सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या अपमान किया जिस तरह आप बोल रहे हैं? मेरे को उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे बताइए, जब हम किसी भी नेता को 2 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा सुन सकते हैं और उनके आने का इंतजार कर सकते हैं, क्या नेता का यह दायित्व नहीं बनता कि एक आम नागरिक से उसकी भी बात को वो सुने? मेरे सवाल को सुनते और उसका जवाब देते। हो सकता है मैं उस जवाब से सेटिस्फाई हो जाता, हो सकता है मैं उनके लिए क्लैपिंग करता, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब मेरी मजाक उड़ा के दिया, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करी, मुझ पे आरोप लगाया कि मुझे टिकट नहीं दी, मैं टिकट मांग रहा था आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से, ऐसा कुछ उन्होंने बोला वीडियो क्लिप में। मैं उस पर स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ आरोप लगाया और मेरी मजाक सी उड़ाई। आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा। मुझे बताइए, क्या मैंने कोई अपराध किया है? आज मैंने जनता के हक की बात करी है। मुझ पे दुनिया भर के आरोप लगाए कि मैं बोर लेना चाहता था, बोर नहीं दिया गया। अरे मुझे बोर नहीं चाहिए। मेरे इस मकान को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे बोर नहीं चाहिए। बहुत सारे बोर वाले उनके स्टेज पे खड़े थे। राहुल झा विधानसभा उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से अभी प्रेजेंट टाइम में, वे यहां तिरंगा चौक पे बोर चलाता है। वहां जितने भी बहुत सारे लोग बैठे थे ऐसे जो बोर चलाते हैं, उनके कर कमले। अगर बोर में पैसा नहीं बच रहा है तो फिर वही बोर क्यों चला रहे हैं? जिस जनता की हक की आपने बात की थी, उस जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि मैंने आपके हक की आवाज उठाई है, और कोई एक ही ऐसा होता है जो अपनी जनता की हक की आवाज उठाता है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उठानी चाहिए, मैंने इसलिए उठाई है आवाज। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बेशकली लोग इस बात को कहीं भी ले जाएं, कुछ भी मुझ पे आरोप लगाएं, कुछ भी मुझे फंसाने की कोशिश करें, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी तात्पर्य नहीं था, ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था कि बंद कमरे में बड़े नेता से मिलना मुश्किल है, क्योंकि अब ये आम नेता नहीं रहे। आम कह के ये जीते थे, लोगों ने इनको सर पे बिठाया, फर्श से अर्श पे पहुंचाया इनको। लेकिन आज जिस तरीके से मेरा अपमान करके गए मनीष सिसोदिया जी, उस हिसाब से लगता है कि शायद वो मेरे हिसाब से शिक्षा मंत्री के योग्य नहीं है। जनता से क्या अपील है? मैं जनता से यही अपील करता हूं कि अपने हक की आवाज को बुलंद करें। हम ही नेताओं को बनाते हैं। हमने 70 साल से जो कांग्रेस पार्टी रही है, हमने उसको भी बदला है, हमने भाजपा को भी बदला है। जो भी व्यक्ति सत्ता में रहेगा, सवाल उसी से किया जाएगा। जो मेरे वार्ड का निगम पार्षद है, मैं अपने वार्ड की बात कर रहा था, अपने वार्ड की परेशानी को बताना चाह रहा था, उन्होंने सुनना जरूरी नहीं समझा। शायद हो सकता है कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई वो इसी तरीके से अपमान करते रहेंगे तो उनको वोट मिलेंगे। शायद जनता ही देखेगी। अब ये जवाब मेरी तरफ से जनता देगी आने वाले समय में 4 तारीख को, कि मैंने सही किया था या गलत किया था। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम है दिल्ली के, वो ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहते हैं जी, तो आपका क्या कहना है? मैम देखिए, अब से पहले तक मुझे लगता था कि शायद वो ईमानदार हैं, और इसी मकसद से मैंने ईमानदारी से सार्वजनिक तौर पे उनके सामने अपनी परेशानी रखनी चाहिए थी। लेकिन आज मुझे व्यतीत हो गया कि वो सिर्फ ये जुमलेबाजी है, ईमानदार नहीं है। क्योंकि ईमानदार लोग 100 में हो या 100 करोड़ में, वो वहां जवाब देते हैं निडरता के साथ, खड़े होके, सभ्यता के साथ। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी बहुत बड़े ओहदे पे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, एक आम मतदाता हूं मैं। ज्यादा उनको लगेगा ये मेरे को वोट नहीं देगा, यही तो होगा। कितनों को दबाएंगे मनीष सिसोदिया जी? आज मैंने सवाल किया जनता के हक का, कल कोई और इमामुद्दीन खड़ा होगा, परसों कोई और खड़ा होगा। कितनों को वो ऐसे नजरअंदाज करेंगे? मैम, मैंने हक बात करी है, मैंने नाजायज बात नहीं करी। मैंने वहां पे बोला अगर मैं गलत बोलता हूं, अपमान करता हूं, तो आप मुझे पब्लिक मारे मिलके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कहना है ढकोसले कर, जिस तरह शुरू में जी, आए थे, उन्होंने कहा था जी, कि अगर एमएलए जीत के आता है तो हर कार्यकर्ता एक एमएलए है। जी, तो आपका कहना है कि मतलब कोई अधिकार नहीं है? मैम, जितेंद्र कुमार जीतू जी को फोन करो, फोन नहीं उठाते। ये मेरा ही आरोप नहीं है, वार्ड के अंदर आप पूछ लीजिए, बहुत लोग आपको बताएंगे फोन नहीं उठाते। ठीक। दूसरी बात, दिनेश मोहनिया जी भी, मैंने शायद आज उनको लाइव देखा है, कई महीनों में मैंने उनको आज लाइव देखा है, रूबरू, सामने आमने सामने। वो भी स्टेज पे थे, मैं नीचे था, मैंने देखा उनको। तो मतलब मैं समझता हूं कि शायद, और जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया का रिएक्ट रहा है,
उनका स्वभाव रहा है, उस हिसाब से ये सारी उनकी जुमलेबाजी है जो वो ठोक ठोक के बोलते हैं हम ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, हमने रोड बनवाया, हमने नाली बनवाई। मैडम, रोड, नाली और गेट जो लगाए हैं उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत आज हमारी इस अनऑथराइज कॉलोनी को सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो पानी की है, और मैं उस पानी पे ही बात करना चाहता था जो कि उन्होंने नहीं करी। उन्होंने मेरे पर उल्टे सीधे आरोप लगाए और वहाँ से निकल गए। ऐसे वही आदमी करता है जो झूठा होता है, तो ये ईमानदार नहीं है, मुझे नहीं लगता ईमानदार है। बाकी पब्लिक का फैसला होगा, जिसको जो चाहे जैसे चाहे। क्या आप किसी पार्टी से हो? नहीं सर। आरोप लगा आपके ऊपर कि आप किसी और दूसरी पार्टी से इस वजह से आरोप लगा रहे हैं उन पे? सर, व्यक्तिगत तौर पे मैं यहाँ सन 1984 से रह रहा हूँ। मैं सन 1984 से, और मेरा बचपन बीता। आज मेरी 42 साल की एज हो चुकी है, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो जब मैं इस समाज में यहाँ रह रहा हूँ संगम विहार के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि संगम विहार के अंदर मेरे सबसे रिलेशन भी हैं, संबंध भी हैं। अब वो लोग अन्य अन्य पार्टियों में हैं, तो मैं किसी से व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी से मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है, सबसे मेरा प्यार है, प्रेम है। मैं पार्टी में अभी किसी में भी नहीं हूँ, किसी पार्टी में मैं ज्वाइन नहीं हूँ, किसी पार्टी का मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग। एक आम मतदाता हूँ, उसी के आधार पे मैं वहाँ गया था आज, जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये गलत आरोप है मेरे ऊपर।